अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आज जो है ना हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से। जिस तरह हमने बात की थी अबाउट द रूट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिकल रूट, इंटरल रूट्स, और इसके अलावा हमने पेरेंटल रूट्स डिस्कस किए थे और उसमें हमने डिटेल में स्टडी किया था कि कौन सा ड्रग जो है ना हम मतलब हम उसको कौन सी रूट्स में दे सकते हैं। और दूसरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि कौन सी रूट्स जो है ना उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। आज असल में हम एक दो बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट होते हैं अबाउट दी फार्माकोलॉजी। तो पहला जो हमारे पास टर्म है ना वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब है, ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको याद हो, फार्माकोकाइनेटिक्स को हमने डिस्कस किया था कि असल में ये है क्या चीज़ कि जब हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो अमल परफॉर्म करती है उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कि मिसाल के तौर पर अगर हम देख लें ना, हमने एक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर लिया तो ड्रग पे अब बॉडी क्या असर करेगी। तो रिमेंबर वन थिंग, इसके साथ हमारे जो प्रोसेसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक होगा एब्जॉर्प्शन, क्लियर। दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट ड्रग, एंड देन एक्सक्रीशन ऑफ दैट ड्रग। तो ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। हमने ये डिस्कस किया था ना कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग, हमारी बॉडी ये ड्रग के साथ क्या करेगी। तो ये क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करेगी। एक होगा एब्जॉर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म करेगी ड्रग के साथ, और फिर आखिर में एक्सक्रीशन। क्लियर है। तो पहले हम इसको अभी डिटेल में स्टडी करेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर हो गया। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमने ये जानना है कि ये जो ड्रग है ना ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस तरह से जाएगा। क्लियर है। मतलब अगर ये एब्जॉर्ब होगा ना तो एब्जॉर्प्शन के लिए ये किस तरह से, मतलब एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जज़ब होना। क्लियर है। तो जज़ब के लिए ये क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएगा ना, तो सेल मेम्ब्रेन के अगर ये अक्रॉस जाएगा तो इसके लिए ये किस तरह से होगा और कौन कौन से ऐसे पैसेजेस होंगे। क्लियर। तो रिमेंबर वन थिंग, passage of drug across the cell membrane, number one is ability of drug to cross cell membrane। उस ड्रग की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या करे, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। एक बात। दूसरी बात ये है कि उसका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप होना चाहिए। अगर वो उसका फार्माकोलॉजिकल मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप नहीं है तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक। तीसरी बात हमारे पास यह है कि सॉलिबिलिटी एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड लिपिड सॉलिबिलिटी। ये तीन मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि अगर इंटेस्टीन से ये हमारे पास क्या होगा, इंटेस्टीन से हमारे पास ये क्रॉस होगा, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होगा, तो इसके लिए 3 पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट ये है कि इसमें ये एबिलिटी हो कि ये सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो। दूसरा ये कि मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप जो है ना उसका क्रॉसिंग के लिए बराबर हो। ठीक हो गया। तीसरी बात हमारे पास ये है कि इसमें सॉलिबिलिटी हो, सॉलिबिलिटी का जो फंक्शन है वो हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी प्रेजेंट हो, और लिपिड सॉलिबिलिटी का जो प्रोसेस है ये भी इसके अंदर प्रेजेंट हो। ये आपको बाद में समझ आ जाएगा कि सॉलिबिलिटी का क्या मतलब है, सॉल्युबल। ठीक। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का क्या मतलब है, क्लियर। और लिपिड सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है। ये आयनाइजेशन का मतलब ये है कि वो ड्रग जिस पे बहुत ज़्यादा चार्ज हो ना वो एब्जॉर्ब नहीं होते,
और जो अनआयनाइज्ड ड्रग होते हैं ना, जिस पे चार्जेस कम हो, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर। इस तरह से अगर हम लिपिड सॉलिबिलिटी की बात करें तो वो ड्रग्स जो लिपिड में सॉलिबल हो उसकी मतलब एब्जॉर्प्शन जल्दी से हो जाती है, लेकिन अगर वो लिपिड सॉलिबल ना हो तो उसको फिर मसला आ सकता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। तो क्रॉसिंग फॉर द क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन these three properties are very important. Clear? Ability of drug to cross cell membrane, molecular size and shape, solubility at the site of absorption, degree of ionization and lipid solubility. अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ प्रोसेसेस की तरफ, जिस प्रोसेसेस के ज़रिए ये क्या होगा, क्रॉस करेगा। तो आपने ऑलरेडी, आपको ये पता होगा कि फॉर द क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसके लिए क्या होना चाहिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट किस चीज़ को कहते हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से, क्लियर, टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया। तो एक बात इसमें और याद रख लिया करो कि ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है, लेकिन इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, विदाउट द यूज ऑफ एनी एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मतलब असल में ये है कि ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि ये मिसाल के तौर पर ये एक सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो है ना हाई कंसंट्रेशन, मिसाल के तौर पर ड्रग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो लो कंसंट्रेशन यहाँ पे है, तो ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर। मतलब ये है कि द ड्रग प्रोसेस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड अलोंग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये ड्रग ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लियर हो गया। अब ये पैसिव डिफ्यूजन जो है ना, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो रिमेंबर वन थिंग, ये मोस्टली डिपेंड करता है लिपिड सॉलिबिलिटी एंड आयनाइजेशन पे। अब यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, लिपिड सॉलिबिलिटी का क्या मतलब है। लिपिड सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि वो ड्रग, आपको पता होगा ना कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड सॉलिबल लिपिड जो है ना वो प्रेजेंट होता है, तो वो ड्रग्स जो हमारे पास लिपिड में सॉलिबल होते हैं तो वो आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। क्लियर। सिंपल, लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर एब्जॉर्ब मोर इजीली। क्लियर। तो एक रिमेंबर वन थिंग, डिपेंड अपॉन द लिपिड सॉल्युबिलिटी, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आयनाइजेशन, तो चार्ज। क्लियर। तो ये दो बातें याद रख लिया करो, जिस ड्रग पे चार्ज बहुत ज़्यादा होगा उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बहुत इस तरह इजीली नहीं हो पाएगी, और जिस पे चार्ज जो है ना वो कम होगा उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो आसानी से हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वो भी इजीली जो है ना वो पास आउट हो सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा भी है कि अनआयनाइज्ड ड्रग्स आर मोर लिपिड सॉल्युबल। जो अनआयनाइज, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा ना कि आयनाइजेशन वाले ड्रग्स कौन कौन से हैं जिस पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो रिमेंबर वन थिंग, अनआयनाइज्ड ड्रग्स जो है ना ये लिपिड सॉल्युबल भी होते हैं। क्लियर। जितने भी अनआयनाइज्ड ड्रग्स हो गए उसका जो है ना उसका ये फंक्शन यहाँ पे आ जाता है कि वो लिपिड सॉल्युबल बन जाते हैं। तो जब वो लिपिड सॉल्युबल बन जाते हैं तो उससे क्या होगा, वो इजीली क्रॉस कर पाएंगे टूवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ये जो है ना ये फंक्शन, ये पैसिव डिफ्यूजन, और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे पास ग्लूमरुलस में हमारे पास क्या होता है, ग्लूमरुलस में हमारे पास जो स्मॉल पोर्स होते हैं। क्लियर है। तो स्मॉल पोर से जब ये मेम्ब्रेन से ये पास आउट होता है ना, तो इसको ये एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन पैसिव डिफ्यूजन के लिए आपने ये याद रखना है कि क्या है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड अपॉन द लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड आयनाइजेशन, एंड आयनाइज्ड ड्रग्स आर मोर लिपिड सॉल्युबल। अब आ जाते हैं फिल्ट्रेशन की तरफ। तो फिल्ट्रेशन में आपको अभी ये जो है ना क्लियर हो जाएगा।
फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? फिल्ट्रेशन का मतलब है द पैसेज ऑफ ड्रग अकर थ्रू पोर्स इन द मेम्ब्रेन। ये ग्लोमेरुलस की जो एग्जांपल मैंने दी ना, ये क्या है? ये फिल्ट्रेशन की एग्जांपल है। फिल्ट्रेशन क्या है? वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, वो ड्रग्स जो वाटर सॉल्युबल हो, जो वाटर में सॉल्युबल हो, जज़ब हो सकते हैं वाटर में, इसको हम क्या कहते हैं? ये जितने भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होंगे वो फिल्ट्रेशन के ज़रिए एब्जॉर्ब होंगे, क्रॉस करेंगे सेल को थ्रू पोरस मेम्ब्रेन। पोरस मेम्ब्रेन क्या मतलब है इसका? कि मिसाल के तौर पर ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें इस तरह के जो है ना पोर्स होते हैं, जिस तरह मैंने वो ग्लोमेरुलस की एग्जांपल दी ना। क्लियर? तो ग्लोमेरुलस की जो एग्जांपल थी वो क्या है? वो असल में फिल्ट्रेशन की। तो स्मॉल पोर्स के ज़रिए यहाँ से वो ट्रांसफ़र होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है? ये असल में एक प्रेशर प्रेजेंट होता है किस चीज़ में? ये जितने भी ये ब्लड होते हैं ना इसमें। तो हाइड्रोस्टैटिक और अनकॉटिक ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से भी ये मतलब ये सारा जो क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ना, ये होता है। लेकिन एक ही बात यहाँ पे याद रख लो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या चीज़। तो रिमेंबर वन थिंग, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ द प्रेशर that is exerted by a fluid at equilibrium at a given point within the fluid। क्लियर है? मतलब ये एक प्रेशर होता है जो फ्लूइड पे एक्सर्ट होता है ना, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग, ये इस तरह होता है कि ये जो ब्लड होता है ना, इस पे एक प्रेशर डाला जाता है। जिस तरह से प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट इन द कैपिलरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है, तो इस तरह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है। क्लियर हो गया? सो इसका असल में मतलब ये है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, कि जब भी मिसाल के तौर पर जो आर्टरीज वगैरह है ना, उसमें एक प्रेशर तो होता है। तो हमारे पास जो स्मॉल कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज पे जो प्रेशर आता है ना, कैपिलरीज पे जो प्रेशर आता है, तो इससे क्या होता है कि इससे ब्लड मूव करता है आगे की तरफ। क्या होगा? ब्लड मूव होगा, तो प्रेशर आएगा। जो प्रेशर आएगा, सो इससे क्या होगा? जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड वो मूव करेगा। वो कहाँ मूव करेगा? वो मूव आउट होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे, ये मिसाल के तौर पर आर्टरी है, तो एक तो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर ये है कि जो ब्लड का प्रेशर है। दूसरा एक प्रेशर होगा जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। जब भी ये कैपिलरीज पे आएगा, तो ये जो फ्लूइड है ना, ये यहाँ से मूव आउट होगा, ठीक है। और फिर ऑनकॉटिक प्रेशर के ज़रिए ये फिर से वापस में जो है ना, ये आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर आएगा। तो जब भी यहाँ से ये मूव आउट होगा ना, तो इसके ज़रिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, तो वो स्मॉल पोर्स से इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इससे भी ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसके ज़रिए भी क्रॉस कर सकता है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब यह है कि इसमें फैसिलिटेशन हो। अब क्या है कि स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन। अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमारे पास प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि इसके लिए कुछ प्रोटीन होंगे, और जब ड्रग आएगा तो वो प्रोटीन यहाँ से इसको क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर हो गया? दीज कैरियर प्रोटीन्स अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। मतलब ये है कि जब भी कैरियर प्रोटीन्स को पता चलेगा कि इस तरह से ड्रग्स वगैरह आए हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस वगैरह आएंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ डिफ्यूजन। फॉलोइंग द पैसेज ऑफ ड्रग आर इंडोजीनियस। मतलब अलाउइंग द पैसेज ऑफ ड्रग मतलब क्या है कि इसकी जो चेंजेस वगैरह आएंगे, ये इसलिए आएंगे कि ड्रग्स का जो पैसेज है वो अलाउ करे। क्लियर हो गया ना? मतलब अगर ये कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आएंगे, तो ड्रग जो है ना, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो कैरियर प्रोटीन्स में कुछ चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, उसकी वजह से वो ड्रग क्या होगा? वो पास आउट होगा, पास इन होगा, सॉरी। It does not require energy and can be saturated and may be inhibited by compounds that compete to the carrier। मतलब ये है कि कुछ कंपाउंड्स वगैरह होते हैं जो इसको के साथ compete करते हैं फॉर द कैरियर। कैरियर का क्या मतलब है कि एक चीज़ को दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना, कैरी करना,
क्लियर है। तो रिमेंबर वन थिंग, इसमें मेन पॉइंट जो है ना ये क्या है कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी। क्लियर। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास ये है कि आपको याद होना चाहिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये है जिसमें फैसिलिटेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और दीज कैरियर प्रोटीन विल अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, और वो कन्फॉर्मेशन चेंजेस इसलिए होंगे कि वो अलाउ कर सके पैसेज ऑफ ड्रग। क्लियर। और इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है, इन्वॉल्व स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है हमारे पास, हो गए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देख ले गेटेड आयन चैनल हो गई, पोटाशियम चैनल, एटीपी सिंथेस, ग्लूट 1 पी ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा अगर हम देख ले तो GLUT4, ये क्या है, ये असल में प्रोटीन्स है। और इस प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होगा, इस प्रोटीन का मेन फंक्शन जो है ना ये क्या है कि ये कैरी कर सके। क्लियर। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक दूसरी बात, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम किसे कहते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, वहाँ पे हमने बात की थी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे सिंपल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन या अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे। क्लियर हो गया। तो रिमेंबर वन थिंग, आपने ये भी याद रखना है कि इसमें क्या होगा, इसमें एटीपी की जो है ना एनर्जी इस्तेमाल होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, और ये मेनली कहाँ पे होता है, ये मेनली असल में अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं स्लाइड की तरफ। सो इन्वॉल्व स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, जिसमें हमारे पास क्या थे, सोडियम गेटेड आयन चैनल हो गया, इसके अलावा GLUT1 हो गया, GLUT4। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम देख ले तो साइटोक्रोम है, ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन है जो कैरी करते हैं। अच्छा, एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्रिवन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही बात हो रही है कि इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एटीपी का इस्तेमाल होगा, एटीपी का यूज़ होगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग ड्रग्स अक्रॉस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इट विल क्रॉस द ड्रग बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। So the process is saturable, selective and may be compete inhibited by the co-transported substances। मतलब क्या है कि ये saturable है, मतलब ये इजीली जो है ना ये ट्रांसपोर्ट करेगा ड्रग को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा ये है कि ये सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव ड्रग्स को ये जो है ना ट्रांसपोर्ट करेगा। और मे बी कम्पीट इनहिबिटेड बाय द को ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस। जितनी भी को ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस है वो इसको इनहिबिट कर सकता है। ये इनहिबिशन की जब बात आ जाती है ना तो इसको हम फैक्टर्स में भी डिस्कस करेंगे कि असल में है क्या चीज़। तो आपने ये याद रखना है कि मिसाल के तौर पर हमने पहला वाला जो डिस्कस किया वो क्या है, पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसके बाद हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास क्या है। अब आ जाते हैं एक और प्रोसेस की तरफ जिसे हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ एक्सेप्शनल लार्ज साइज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्या मतलब है कि जब भी अगर साइज जो है ना वो लार्ज साइज ऑफ ड्रग हो तो उसके लिए फिर हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, हम प्रोसेस यूज़ करते हैं ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व इनगल्फमेंट ऑफ अ ड्रग बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल बाय पिंचिंग ऑफ द ड्रग फिल्ड वेसिकल। क्या मतलब है इसका, ये मिसाल के तौर पर ये एक सेल है और यहाँ पे एक लार्ज साइज ऑफ ड्रग जो है ना वो प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसको इनगल्फ करेगा और स्मॉल वेसिकल के अंदर ये ड्रग अंदर जाएगा और फिर यहाँ पे ये क्या होगा, ये पिंच्ड ऑफ होगा। पिंच्ड ऑफ मतलब ये है कि ये इससे बाहर आएगा, ये जो वेसिकल। क्लियर, तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया।
तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जो ड्रग अंदर प्रेजेंट है तो वो उससे यहाँ से बाहर आ जाए। अच्छा, एक और बात यहाँ पे अगर हम कर लेना अबाउट द इंडोसाइटोसिस, तो इंडोसाइटोसिस क्यों जो है ना परफॉर्म होती है और इसका मतलब काम जो है ना वो क्या है। तो रिमेंबर वन थिंग, इंडोसाइटोसिस मेनली जो है ना वो इसलिए यूज़ होती है कि कभी कभार जो ड्रग का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता। हमने पहले स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर साइज़ एंड शेप का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर शेप और साइज़ यहाँ पे बराबर नहीं है तो फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एंडोसाइटोसिस यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए हम इसको अंदर ले जाएंगे और फिर एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए हम इसको बाहर भी ले जा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, असल में प्रोसेस जो हमारे पास है ये है कि ड्रग एट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग एंड फिर एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। अच्छा, पहला जो हमारे पास है एब्जॉर्प्शन, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी हो। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया कि किस तरह से ड्रग जो है ना वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये सारे प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो सारा कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।